जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको जीके जीएस का टॉपिक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि कई सारे एग्जामों को एक साथ लेकर क्या है कि आपको जीके जीएस को कवर करेंगे। जैसे कि आपको बीएसएससी इंटर लेवल की जो आपको वैकेंसी आई हो, इसके अलावा आपको क्या है कि बीपीएससी टीचर इसका जो जीके जीएस होता है वो, इसके अलावा आपको बिहार दरोगा में जो जीके जीएस होता है वो, तो सबको हम लोग क्या करेंगे कि साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि देखिए जीके जीएस का क्या होता है कि आपको सिलेबस लगभग लगभग सबका जो होता है एक ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले वाले मेरे क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख लेंगे। तो साथियों देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग बढ़िया से इसे सबसे पहले समझिए। देखिए कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उसके बाद है आपको सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। और आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून जो है वो आपको कहा गया है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को जो है वो आपको काला कानून कहा था। तो इस बात को भी आपको याद रखना था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किस राजनेता ने क्या कहा था कि आपको ये जो रॉलेट एक्ट है उसको काला कानून कहा था, तो हम क्या कहेंगे महात्मा गांधी। और ये जो महात्मा गांधी जी है, जालियांवाला बाग मतलब बाग हत्याकांड से क्या होता है कि आपको क्षुब्ध होकर मतलब कि कैसर हिंद की उपाधि जो होते हैं उसे क्या कहते हैं कि आपको लौटा देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ठाकुर जो होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं कि आपको नाइटहुड की जो उपाधि होती है वो आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्या होता है कि आपको क्षुब्ध होकर लौटा देते हैं। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू आपको आजादी से पहले 3 बार जो होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कब कब, तो देखिए एक याद रखेंगे 1938 में लाहौर अधिवेशन में, उसके बाद हो जाएगा दूसरा साथियों 1936 जो कि आपको लखनऊ अधिवेशन, और तीसरी बार बनते हैं 1937 में जो कि आपको फैजपुर अधिवेशन में। और एक चीज याद रखिएगा कि फैजपुर अधिवेशन जो है गांव में होने वाला क्या था कि आपको पहला अधिवेशन था। फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ये भी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कब कब बनते हैं, तो देखिए 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में यानी कि आपको गुजरात, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभी सीतारमैया को क्या करते हैं कि आपको हराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये सबको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं एक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू जो है ये आपको स्वराज पार्टी की भी क्या करते हैं कि आपको स्थापना करते हैं। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है वो आपको कब होती है, ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों 1923 में होती है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। देखिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो फिर यहाँ से पूछे जाएंगे इसके जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो देखिए इसके संस्थापक में आपको मोतीलाल नेहरू, देखिए सारा चीज आपको याद रखना है कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और इसके अलावा आपको चित्तरंजन दास। तो दोनों लोगों का नाम जो है आपको अच्छे से याद रखना। और ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। यहाँ से एक प्रश्न आएगी, क्या जानते हैं कि बताइए कि जो स्वराज पार्टी है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपको चित्तरंजन दास थे। तो एक का जो राइट आंसर हो गया वो आपको बी हो गया। और जिस समय आपको रॉलेट एक्ट आया था, इसके बाद आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी, उस समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको कौन थे, तो ये आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो जैसा भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो राइट है। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर शंकर नायर जो है वो आपको वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से क्या कर देते हैं कि आपको त्यागपत्र दे देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1857 की क्रांति में जो है शहीद होने वाला क्या है, शहीद होने वाला कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति में, ठीक है ना, आपको पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कुंवर सिंह, उसके बाद है आपको मंगल पांडे, पीर अली, ये और सीता। देखिए तो पटना में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो आपको पीर अली किया था। फिर है यहाँ पर मंगल पांडे। तो देखिए 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला जो पहला सैनिक था वो आपको मंगल पांडे था। और मंगल पांडे को
8 अप्रैल क्या होता है कि आपको 1857 को जो होता है वो आपको फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको 1857 के सिपाही विद्रोह में शहीद होने वाले आपको पहले सैनिक थे। और मंगल पांडे जो थे वो आपको कहाँ के सिपाही थे, तो कहेंगे आपको बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, और ये आपको 34वीं बटालियन के क्या थे कि आपको सिपाही थे। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। फिर पूछेंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। तो साथियों बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहेंगे तो आपको कुंवर सिंह, और नहीं तो पूछा जाएगा जगदीशपुर में कौन किया था, तो आप कहोगे कुंवर सिंह। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे कि 1857 की क्रांति किस तिथि को शुरू होती है। तो साथियों ये जो 1857 की क्रांति है यह आपको 10 मई 1857 को क्या होती है कि आपको शुरू होती है। हालांकि क्रांति शुरू होने का जो समय रहता है वो आपको 31 मई रहता है, लेकिन सैनिकों ने अपना आपा खो दिया और समय से पहले क्या होता है कि यह क्रांति जो होती है वो आपको शुरू हो जाती है। तो फिर एक प्रश्न यहाँ से और आएगा कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला जो आपको अंतिम जो सिपाही था वो कौन था, अंतिम जो आपको कहते हैं व्यक्ति वो आपको कौन थे, तो वे थे आपको तात्या टोपे। तो कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो आप इसे अच्छा से याद रखेंगे। तो ये जो टाटिया टोपे हैं अपने दोस्त के धोखा देने के कारण क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाते हैं, और इन्हें 18 अप्रैल क्या होता है कि आपको 1859 को क्या होता है कि आपको शिवपुरी में जो होता है वो आपको फांसी दे दिए जाते हैं। शिवपुरी कहाँ है, तो आपको मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आपके एग्जाम में आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 2 नंबर प्रश्न साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है यानी कि सी, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको राइट है। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है इस पे बात करते हैं। चलिए देखिए आप ही लोग बताइए क्या करा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी, यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो साथियों ये जो देख रहे हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसकी जो स्थापना होती है ना वो आपको 1929 में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, फेडरेशन, इसकी स्थापना जो करते हैं वो आपको कौन करते हैं। तो साथियों इसके जो संस्थापक होते हैं क्या होते हैं, संस्थापक वो आपको कौन होते हैं, तो ये आपको एम.एन. जोशी होते हैं। कौन होते हैं, एम.एन. जोशी। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1929 में। और इसके जो आपको संस्थापक थे वो कौन थे, तो कहेंगे आपको एम.एन. जोशी थे। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना कब होती है, ये भी तो बात पूछा जाएगा। तो देखिए दोनों अलग है। देखिए यहाँ से पूछा जाएगा ऑल क्या है, ऑल इंडिया, ठीक है ना, ट्रेड क्या है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना जो होती है वो आपको कब होती है। तो साथियों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो आपको कब होती है, तो लिखेंगे 1920 में, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है ना, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कहा था कि यह आपको क्या है कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग का क्या है कि आपको उपज है। और अनहैप्पी इंडिया करके एक पुस्तक जो लिखे थे वो कौन लिखे थे, तो आपको लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को हम लोग क्या कहते हैं, तो शेर है पंजाब के नाम से भी इन्हें जानते हैं, या इसके अलावा इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लेंगे। उसके बाद है 1928। तो देखिए तो 1928 का भी जो ईयर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ईयर में क्या होता है कि आपको नेहरू रिपोर्ट जो होते हैं साथियों आपको पेश किए जाते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है आपको एक पार्टी होती है उसकी क्या होती है कि आपको स्थापना की जाती है। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप इसे बढ़िया से क्या करोगे, देख लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से एक पार्टी कौन होती है स्थापित, तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो होती है, ठीक है ना, उसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा की जाती है। 1939 में जो होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देके सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं वो आपको फॉरवर्ड वालों का क्या करते हैं कि आपको गठन करते हैं। तो कभी आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 4 में क्या करें। देखिए आप लोगों को स्वयं बताना है, ये इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए साथियों कह रहा है कि भारत के क्या है कि आपको नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए तो भारत के जो नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक है इसी को हम लोग कहते हैं कैग। क्या कहते हैं, कैग, ठीक है ना। इसका जो उल्लेख है वो आपको भाग 5 और इसी में पूछेंगे अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद। तो ये हो जाएगा आपको 148 से 151 में। तो ये जो कैग है ना, इस कैग का जो कार्यकाल होता है वो आपको कितने वर्ष का होता है, तो साथियों इसका कार्यकाल जो होता है वो आपको
6 वर्ष का होता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे कि कैग की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होता है? तो सर कैग की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा आर्टिकल आपको 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में जो कैग है वो आपको कौन है? तो वह आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है ना। और कैग के बारे में और भी चीज याद रखिएगा कि ये भारत के सार्वजनिक धन के क्या होते हैं कि आपको संरक्षण मतलब संरक्षक होते हैं। ये जब आपको सेवानिवृत्त होते हैं तो भारत सरकार के क्या होते हैं कि अधीन कोई भी पद पर या क्या होते हैं कि आपको धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और अभी का जो कैग है वो कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे ये आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भी पूछ ले जाएंगे कि वर्तमान में जो कैग है वो आपको कौन है? तो क्या कहेंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है ना। ये पहले क्या थे? तो आपको जम्मू कश्मीर में जो थे, सॉरी जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, इसे देख लीजिएगा, मनोज सिन्हा से पहले यही आपको जम्मू कश्मीर के क्या थे कि आपको उपराज्यपाल थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से क्या होते हैं कि आपको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। तो यहाँ से एक बात आती है कि कैग को क्या हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए, तो कैग को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा क्या है कि आपको हटाया जा सकता है। देखिए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया करें, महाभियोग नहीं करें, क्योंकि हमारे यहाँ महाभियोग द्वारा जो होते हैं केवल आपको राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो 4 का राइट आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अभी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बोकारो स्टील जो आपको लिमिटेड है इसकी मदद से स्थापित हुआ था। तो देखिए, तो बोकारो स्टील जो संयंत्र है ये आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था कि 1964 में जो है वो आपको स्थापित हुआ था। याद रखिएगा। तो ये किसके सहयोग से? तो देखिए, तो कह रहा है जर्मनी, सोवियत संघ, यूके, यूएसए। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जर्मनी के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था, तो देखिए, तो जर्मनी के सहयोग से जो है वो आपको राउरकेला जो आपको इस्पात संयंत्र है जो कि आपको कहाँ है? तो आपको उड़ीसा में यह आपको स्थापित हुआ था। उसके बाद ब्रिटेन के सहयोग से जो है वो आपको दुर्गापुर जो है वो आपको स्थापित हुआ था। फिर आपको सोवियत संघ के सहयोग से तो वो आपको भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यह भी आपको स्थापित हुआ था। तो देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर जो आप देख रहे हैं राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सभी इस्पात संयंत्र जो है ये आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में यानी कि 1956 से 1961 के बीच में क्या हुआ था कि आपको स्थापित हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है ना साथियों, यही है। क्या है? यही है। और इसी बीच में यह क्या होता है कि आपको स्थापित होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका काल भी आपको याद रखना है कितना? तो 1956 से 1961 ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल है। और इसी काल में क्या होता है कि राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसे इस्पात संयंत्र की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे कि आपको सही हो जाएंगे। जहां भी दिक्कत हो गई आपको बताना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? मतलब कि भारत से धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, धन जो निकल रही है उसके बारे में जो है आपको दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में चर्चा की थी? तो देखिए, कह रहा है अनटू दिस लास्ट। क्या है? अनटू दिस लास्ट, ठीक है ना। उसके बाद है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना यही हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का भी जो आकलन किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दूसरी बात आप याद रख सकते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का भी जो आकलन किए थे वो आपको दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कहेंगे तो ये आपको दादा भाई नौरोजी थे। और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए, 1886 में, 1893 में, 1906 में। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो 1886 में आपको कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यहीं पर अध्यक्ष बने थे। 1893 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्ष बने थे। 1906 में जो आपको फिर से जो होता है कलकत्ता अधिवेशन, इसी कलकत्ता अधिवेशन में क्या होते हैं कि आपको अध्यक्ष बनते थे। देखिए, तो आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आप इसे देख लीजिएगा। और खासकर यह बात जरूर याद रखिएगा कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले ये क्या थे कि आपको पहले व्यक्ति थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री जो है वो आपको माना जाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्रैंड ओल्ड, ठीक है ना, मैन ऑफ इंडिया मतलब कि
भारत का वायुवीर पुरुष किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? दादा भाई नौरोजी को। तो यहाँ से जितने चीज आपको बताए हैं सब आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है साथियों, ठीक है ना। और जो भी एनालिसिस करके आपको दिया जा रहा है आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। और 7 नंबर प्रश्न का आंसर जो है वो आपको आप लोगों को देना है। क्या कर रहा है? क्योंकि ये पॉलिटी का प्रश्न है, इसे आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। कि आखिरकार इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए कह रहा है अस्पृश्यता, ठीक है ना, यानी कि छुआछूत। क्या है? छुआछूत, ठीक है ना। कह रहा है कि छुआछूत के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह जो है आपको अनुच्छेद 17 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, ये आपको राइट आंसर है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 14, इसमें क्या है? तो देखिए तो अनुच्छेद 14 में जो है वो कहा गया कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो देखिए तो यहाँ पर हम सारे अनुच्छेद जो है लिख दे रहे हैं, एक मतलब 14 से 18 तक का। देखिए तो सबसे पहले आर्टिकल 14 है, फिर है आपको आर्टिकल 15, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल जो है आपको 16, फिर है आपको आर्टिकल 17, इसे आपको याद रखना है, और आर्टिकल 18। देखिए तो ये सभी जो अनुच्छेद है ना वो आपको क्या जानते हैं कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले क्या है कि आपको यानी कि अनुच्छेद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। तो देखिए तो अनुच्छेद 14 में साथियों क्या है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब भारत के सभी नागरिक जो होंगे समान होंगे। तो देखिए तो यहाँ कहा गया है विधि के समक्ष क्या है कि आपको समानता, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद जो है अनुच्छेद 15, तो इसमें क्या कहा गया? तो देखिए तो आपको धर्म हो गया, क्या हो गया कि धर्म हो गया। इसके अलावा आपको जाति हो गया, वंश हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जाति, इसके अलावा आपको धर्म क्या है? धर्म, वंश क्या है? वंश, लिंग क्या है? लिंग। इसके आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। तो आपको इसको याद रखना है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में क्या है कि आपको समानता क्या है? लोक नियोजन में समान अवसर क्या है? लोक नियोजन में क्या है कि आपको समान अवसर, ठीक है ना। अनुच्छेद क्या कहता है? तो आपको 16 कहता है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 17 यह कहता है कि आपको छुआछूत का क्या होना चाहिए कि आपको अंत होना चाहिए। देखिए सब आपको याद रखना है। उसके बाद है अनुच्छेद 18, इसमें कहा गया है कि आपको उपाधियों का अंत क्या है? उपाधियों का अंत। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो देखिए तो हमारा जो आपको मौलिक अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो मेरा पहला मौलिक अधिकार आता है समानता का अधिकार। इसी समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या है कि यह आपको 5 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार जो है यहाँ पर आपको दिए गए, मतलब 5 प्रकार के जो राइट्स है वो आपको समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, मतलब राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताइए अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे और कुछ बातों को और भी जानेंगे। देखिए आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हो। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्या करा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि सीमा रेखा वाला प्रश्न जब भी आए आप देखिएगा, मतलब जब से हम बीएसएससी का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं देख रहे हैं कि हर एक सेट में सीमा रेखा से संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो यह संकेत देता है कि जितने भी सीमा रेखा से संबंधित प्रश्न है साथियों सबको हमें क्या करना है कि आपको याद करना है, हर हाल में याद करके रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया का सियोल। तो कह रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो कह रहा है रेड क्लिफ रेखा। तो साथियों रेड क्लिफ रेखा जो है किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ये तो खैर होगा नहीं, क्या है ये आपको नहीं होंगे। दूसरा कह रहा है आपको क्या जानते हैं कि आपको 49वीं समानांतर रेखा, तो यह आपको अमेरिका और कनाडा के बीच है। किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच। याद रखिएगा किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच। कौन सी? तो आपको 49वीं समानांतर रेखा। उसके बाद है 38वीं समानांतर रेखा जो है वो आपको किसके बीच है? तो साथियों 38वीं समानांतर रेखा जो है वो आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि 17वीं समानांतर रेखा जो है किसके बीच है? तो याद रखिएगा कि ये जो मतलब 17वीं समानांतर रेखा है ये आपको उत्तर वियतनाम क्या है? उत्तर वियतनाम। और आपको क्या है कि जो दक्षिण वियतनाम है, क्या है? दक्षिण वियतनाम है साथियों, इसी के बीच क्या है कि आपको यह रेखा है। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। वियतनाम की राजधानी पूछेंगे तो वो आपको हनोई हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आती है मैक मोहन रेखा। देखिए सारे चीज आपको याद रखना है। मैक मोहन रेखा
तो साथियों मैकमोहन रेखा जो है ये आपको भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। देखिए सारे चीजों का अच्छा से हम लोग एनालिसिस करते चलेंगे। उसके बाद है आपको एक और याद रखिएगा, हिंडनबर्ग रेखा, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ठीक है ना। हिंडनबर्ग रेखा यह किसके बीच है? तो याद रखिएगा कि आपको जर्मनी और पोलैंड के क्या है कि आपको बीच है। तो यहाँ से एक बात आती है कि पोलैंड की राजधानी क्या है, तो आपको वार्सा है। जर्मनी की राजधानी क्या है, तो आपको बर्लिन है। चलिए तो इसको भी याद रखना है। मैगिनोट रेखा कहेंगे तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आपको सबको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। तो सीमा रेखा वाला जो भी आएगा उसको आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज बताए थे मैगिनोट रेखा, तो याद रखिएगा कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया, तो आपको सी हो गया। चलिए 9 में, तो 9 नंबर प्रश्न का जो आंसर है आप लोग अपने से दे सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बताइए क्या कर रहा है। सुनिए, कर रहा है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे। तो देखिए, तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले पूछ रहा है विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद है आपको मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चरण सिंह। तो देखिए अपने पद से इस्तीफा देने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपको मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई जो होते हैं अपने पद से इस्तीफा कब देते हैं? 1979 में। कितना में देते हैं? 1979 में। 77 में ये आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। 1979 में क्या कर देते हैं कि आपको अपने पद से इस्तीफा देते हैं। और इनके इस्तीफा देने के बाद चंद्रशेखर जो होते हैं वो आपको, सॉरी चंद्रशेखर कह रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री बनते थे। इस बात को आपको याद रखना है। और चौधरी चरण सिंह जो इन्हें हम लोग किसान के नेता के रूप में जानते हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 23 दिसंबर को जो होता है तो आपको क्या होता है, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। फिर आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो देखिए इन्होंने मंडल आयोग के सिफारिशों को 13 अगस्त 1990 को क्या किया था कि आपको लागू किया था। तो साथियों जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लीजिएगा। और मंडल आयोग के सिफारिशों के आधार पर क्या है कि आपको लोक सेवाओं में जो है आपको पिछड़े वर्ग को जो है वो आपको 27% आरक्षण की जो है वो आपको प्रावधान वो किया गया है। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। फिर यहाँ से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में एक आपको चीज याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया था कि आपको त्यागपत्र दे दिया था। तो जो भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाए आप इसे बढ़िया से क्या कर लेंगे कि आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। आइए अब यहाँ पे कुछ और भी प्रधानमंत्री के बारे में क्या करते हैं कि आपको जान लेते हैं। जैसे कि देखिए आपको पद पर रहते हुए आपको मरने वाले जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तो पद पे रहते हुए मरने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको 3 है। इसको आपको याद रखना है। कौन कौन? तो देखिए एक है आपको पंडित नेहरू, ज्यादा नहीं याद रखना है इस समय, पंडित नेहरू। चलिए उसके बाद है आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय। उसके बाद है आपको श्रीमती क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको इंदिरा गांधी। तो साथियों जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप सबको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो देखिए, तो पंडित नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को, डेट के साथ भी याद रखना है, यानी कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना है, ठीक है ना। 27 मई 1900 कितना को 64 को। लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु विदेश में होती है, ताशकंद में। इंदिरा गांधी इनकी जो हत्या होती है 31 अक्टूबर 1984 को। तो पद पर रहते हुए मरने वाले कितने प्रधानमंत्री हैं, तो वो आपको 3 है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए, तो प्रधानमंत्री सीरीज का जो वीडियो है जब मुझे कभी भी आपको फुर्सत मिले, ठीक है ना, तो उसमें हम आपको बनाकर ये वीडियो दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन जो है क्या है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, विधेयक 1992 यह आपको कब लागू किया गया था। तो साथियों ये जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है ये सबसे पहले संसद में पेश कब किया जाता है। तो देखिए, तो संसद में इसको जो पेश किया जाता है ना 1992 में, क्या है 1992। लेकिन यह लागू कब होता है, तो यह आपको 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, ठीक है ना। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है जानते हैं, तो आपको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो होते हैं आपको इसी तिथि को क्या होते हैं कि आपको मनाया जाते हैं। कितना को जानते हैं, तो आपको 24 अप्रैल को। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपके यहाँ और आएंगे, क्या जानते हैं, ये जो देख रहे हैं आप राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है ना, ये जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, इसलिए क्योंकि इस दिन 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। इसका मतलब है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आपको पंचायती राज से, किससे है, पंचायती राज से। और एक बात याद रखिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता इसी के द्वारा दिया गया था। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब होती है, 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से होती है, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला से, ठीक है ना। और इसका उद्घाटन जो किया जाता है किनके द्वारा, तो कहेंगे आपको प्रधानमंत्री जो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं उनके द्वारा।
और भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपको शुरू किए जाते हैं वो आपको बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। देखिए जीके जीएस का लेवल जो होता है ना सबका एक ही होता है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और 11 नंबर जो प्रश्न है हमारा उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ये देखिए तो उच्च न्यायालय के आपको जो न्यायाधीश हो, चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनकी जो नियुक्ति करते हैं ना वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से एक बात आती है कि हमारे देश में सबसे पहले किस वर्ष उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। तो देखिए तो देश में सबसे पहले जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 1862 में। कौन कौन, तो देखिए तो सबसे पहले हो जाएगा आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, उसके बाद जो हो जाएगा आपको जानते हैं मद्रास उच्च न्यायालय, क्या है मद्रास उच्च न्यायालय, उसके बाद जो हो जाएगा साथियों वो आपको बम्बई उच्च न्यायालय। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। उसके बाद है कि आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कि आपको 1866 में क्या होता है कि आपको स्थापित होता है, ठीक है ना। तो इसे भी आपको याद रखना है कि 1866 में कौन उच्च न्यायालय स्थापित होता है। तो देखिए यहाँ तो ये जो आपको 1866 है, ठीक है ना, इस 1866 में साथियों आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो होते हैं वो आपको स्थापित होते हैं। तो इसे भी आपको बढ़िया से देख लेना। और ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय है, यह देश का सबसे बड़ा क्या है कि आपको उच्च न्यायालय। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप याद रखेंगे। देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, देश का सबसे नया उच्च न्यायालय ये आपको 2019 में स्थापित हुआ था, इसका नाम है आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और उच्च न्यायालय जो है अभी देश में कितने हैं ये भी पूछा जाएगा। तो देखिए देश में उच्च न्यायालय की संख्या वो आपको 25 है। तो यहाँ से यह संकेत हमें मिला कि जितने भी आपको क्या है कि उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न है उसको हमें क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में क्या करा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ कह रहा कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। देखिए कह रहा जेबी कृपलानी, तो ये चंपारण सत्याग्रह से में क्या थे, क्या रहे थे, राजेंद्र प्रसाद ये भी रहे थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी रहे थे। तो कौन नहीं रहे थे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए तो थोड़ा सा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो आपको चंपारण सत्याग्रह है ये आपको कहाँ हुआ था। तो देखिए तो चंपारण सत्याग्रह जो है ना वो आपको बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में, ठीक है ना। बिहार में आपको तीन व्यवस्था लागू थी। तो इसी तीन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या होता है कि गांधी जी चंपारण आते हैं राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे। तो राजकुमार शुक्ल की जो मुलाकात होती है गांधी जी से कहाँ होती है, तो वो आपको लखनऊ अधिवेशन में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे होते हैं। तो ये जो आपको राजकुमार शुक्ल है उन्होंने चंपारण के किसानों की स्थिति के बारे में गांधी जी को अवगत कराया। और उसके बाद गांधी जी यहाँ आते हैं और यहाँ चंपारण यूनियन कमेटी का गठन करते हैं। और उसके बाद जो होता है यहाँ से तिनकठिया व्यवस्था को क्या कर देते हैं कि आपको समाप्त करवा देते हैं। और किसानों की जो 25% अवैध वसूली है इसे क्या कर दिया जाता है कि आपको वापस कर दिया जाता है। तो 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना। और यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में क्या था कि आपको पहला सत्याग्रह आंदोलन था। लेकिन इससे पहले पूछेंगे कि गांधी जी ने कहां सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो ये आपको 1906 में कहा था, आपको दक्षिण अफ्रीका में। तो मेरे भाई जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है आपको याद रखना है, ठीक है ना, ब्लोमफांटेन, प्रिटोरिया और केप टाउन। तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 13 में आप लोग इसका आंसर जो है दीजिए क्योंकि ये पुस्तक से संबंधित है, ठीक है ना, और इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। देखिए कह रहा है कि द इन हेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है झुम्पा लाहिरी। क्या कह रहा है, झुम्पा लाहिरी। उसके बाद साथियों कह रहा है आपको क्या जानते हैं कि आपको अमिताभ घोष, किरण देसाई, अरुंधति राय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको झुम्पा लाहिरी, क्या हो जाएगा, झुम्पा लाहिरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा अमिताभ घोष जो है ठीक ना अंग्रेजी के पहले ऐसे साहित्यकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपको मिला था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। चलिए इसमें अरुंधति राय की एक पुस्तक है जिसका नाम आप लोग जानते होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो कुछ पुस्तक है उसका नाम हम लिख देते हैं। जैसे देखिए अरुंधति राय की पुस्तक द क्या कहेंगे, गॉड, क्या है, गॉड ऑफ क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको स्मॉल क्या है, स्मॉल थिंग्स, क्या है, थिंग्स। तो देखिए ये जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या कहेंगे साथियों, तो यह आपको
यानी कि क्या कहते हैं कि अरुंधति राय के द्वारा जो है आपको लिखा गया, अरुंधति जो राय है इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए दूसरा हम बात करते हैं किरण देसाई की। क्या करते हैं? किरण देसाई की। तो देखे थे किरण देसाई ने एक पुस्तक लिखा था फास्टिंग फीस्टिंग। क्या लिखा था? फास्टिंग फीस्टिंग। तो इसको भी आपको याद रखना है कि फास्टिंग, ठीक है ना। और आपको एक पुस्तक और लिखे थे जिसका नाम है आपको फीस्टिंग। क्या है? फास्टिंग फीस्टिंग। तो ये सभी पुस्तक जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? ये देखे थे, ये सभी पुस्तक जो है वो आपको अनीता देसाई जो है वो आपको लिखी हुई थी। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे। एक और भी आप याद रख सकते हो। तो यह पुस्तक किसके द्वारा? तो यहाँ से इसका नाम भी याद रखिएगा। ये फास्टिंग फीस्टिंग जो है वो आपको अनीता देसाई, कौन है? अनीता देसाई। ये नहीं कि किरण देसाई आप कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद है राजीव नामक पुस्तक जो है वो आपको कौन लिखी है? तो वो आपको सोनिया गांधी। तो देखिए तो एक आध पुस्तक सबका नाम जो है वो आपको याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 13, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको यानी कि ये हो जाएगा। इसके अलावा डॉटर ऑफ क्या है कि आपको द ईस्ट, क्या है? डॉटर ऑफ द ईस्ट। यह जो लिखे हुए हैं वो आपको बेनजीर भुट्टो, जो कि आपको किसी भी आपको क्या जानते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र की पहली महिला जो थी वो आपको प्रधानमंत्री बनी थी। तो 13 का आंसर आपको देख लेना। चलिए 14 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी, इसको क्या कहेंगे? एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना जो होती है वो आपको कब होती है? तो साथियों इसकी जो स्थापना होती है वो आपको 2010 में होती है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है सुनिए। क्या है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपको कौन है? तो देखिए तो 2001 मतलब 2021 के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। अगर 2020-21 नहीं देते हैं, क्या देते हैं? 2020-21 नहीं देते हैं, तब अगर पूछेंगे कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तब आप कहोगे झारखंड। झारखंड में जैसे कि आपको बोकारो हो गया, क्या हो गया? बोकारो हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है कि झरिया हो गया, क्या हो गया? झरिया हो गया। तो ये सब आपको क्या है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ओडिशा में जाइएगा तो आपको तलचर हो गया। तो यहाँ पर जितने भी आप स्टेट देख रहे हैं सब जो है क्या है? तो आपको कोयले के आपको उत्पादक राज्य, क्या है? उत्पादक राज्य, ठीक है ना। और कोयले के जो सबसे प्रमुख किस्म है वो आपको एंथ्रासाइट है, और सबसे जो आपको क्या है खराब किस्म जो है वो आपको पीट है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इसको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातों को और भी क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। तो भारत में जो मुख्य रूप से कोयला प्राप्त होता है ना वो आपको कहाँ से होता है जानते हैं? वो आपको गोंडवाना समूह से होता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 16 में। क्या करा है? देखिए करा कि वह महिला, क्या करा है कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में क्या हुआ था कि आपको शामिल हुई थी वो आपको कौन थी? तो देखिए करा कादम्बनी गांगुली, लक्ष्मी मुखर्जी, सॉरी लक्ष्मी सहगल, उसके बाद है अमला मुखर्जी, उसके बाद है आशा शाह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको कैप्टन लक्ष्मी सहगल हो जाएगा। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो था वो आपको झांसी, क्या है? झांसी से संबंध रखते थे। ये अपने सेना में, क्या है? अपने सेना में। और ये राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने वाली क्या है कि आपको पहली महिला है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। तो कभी कभी लक्ष्मी सहगल के बारे में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बता दीजिएगा कि लक्ष्मी सहगल जो है जो झांसी रेजिमेंट है उसी की क्या थी कि आपको कमांडर थी। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। कादम्बनी गांगुली इनके बारे में याद रखिएगा कि ये प्रथम महिला है भारत की जो आपको स्नातक की हुई थी चिकित्सा में। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप इसको अच्छे से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं 17 में, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि लक्ष्मी सहगल जो है किसके खिलाफ लड़ी थी। तो ये आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब कलाम के खिलाफ जो है ये आपको राष्ट्रपति की चुनाव जो थी वो आपको लड़ी थी। यहाँ से बात आते हैं कि ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ये भारत के किस क्रम के आपको क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे? 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। विंग्स ऑफ फायर इनकी जो है आत्मकथा यूनाइटेड माइंड्स इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा आपको विजन 2020 इन्हीं के द्वारा क्या है कि आपको लिखी गई पुस्तक है। तो साथियों 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। एनालिसिस ऐसे ही होना चाहिए या हम क्या करें कि आपको आंसर डायरेक्ट बताते चले? तो आप लोगों को जैसे सुविधा लगे आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां प्रश्न नहीं दिखे, ठीक है ना, वहां पे भी बताइएगा। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन जो है क्लियर आपको दिख रहे होंगे। चलिए चलते हैं 17 में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको मतलब हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो साथियों देखिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है और पहली पंचवर्षीय योजना का, ठीक है ना, जो आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पर हम आंसर पहले ही बता दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1951 से
1956। चलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसकी भी अवधि आपको याद रखना है 1969 से 1900 क्या कि आपको 74। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि, तृतीय का अवधि 1961 से 1966 और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 जो है इसकी अवधि है। साथियों अब देखिए ये जो हैराल्ड डोमर मॉडल है उस पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना पूछेंगे तो वो कौन हो जाएगा, तो आपको पहली, और इसमें बोलेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो आपको कौन तैयार किया था जानते हैं, तो वो आपको यानी कि पीसी महालनोबिस, तो आप कहेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पीसी महालनोबिस जो है वो आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या है कि आपको प्रारूप जो है उसे तैयार किया था। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे भी क्या होता है कि आपको 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा 29 जून को, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। और 20 अक्टूबर को कहेंगे तो ये आपको विश्व सांख्यिकी दिवस जो होते हैं मनाए जाते हैं। तो दोनों में फंसिएगा नहीं, 29 जून कहेंगे तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर कहेंगे तो आपको विश्व सांख्यिकी दिवस। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपको बिल्कुल सही होगा जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था आपकी, आपको कृषि क्या है, कृषि सिंचाई, ठीक है ना, इसके अलावा जल विद्युत परियोजना, इस सब पर क्या था कि आपको खूब बल दिया गया था। तो इन सभी चीज को आपको याद रखना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, इसके अलावा आपको सिंचाई क्या है, सिंचाई, ठीक है ना, जल विद्युत परियोजना यानी नदी घाटी परियोजना, इस सब पर क्या किया गया था कि आपको काफी ज्यादा बल दिया गया था। और इसी काल में कई सारी पंचवर्षीय क्या कहते हैं कि कई सारी नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू किया गया था। जैसे आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, ब्यास नदी घाटी परियोजना हो गया, भाखड़ा नंगल परियोजना हो गया, तो बहुत सारी चीजें जो थी इसमें शुरू की गई थी। चलिए अब हम चलते हैं 18 में, ठीक है ना। और 18 में जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको कौन संस्था बनाती थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का काम जो है ना वो आपको कौन करता था जानते हैं, तो वो आपको योजना आयोग। हालांकि अब योजना को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर जो है नीति आयोग को जो है वो आपको गठित की गई। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लेंगे। चलिए अब चलते हैं 18 में मेरे भाई क्या कर रहा है चर्चा करते हैं। देखिए तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आप लोग स्वयं से क्या कीजिए, आपको दीजिए, ठीक है ना। आपसे ये बन रहा है या नहीं बन रहा है आप हमें बताएंगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। सर तो कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है वो आपको कहाँ है, तो देखिए कह रहा है हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, मुंबई। तो देखिए तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जो है वो आपको नई दिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ चीज जो है उसको आपको याद रखना है। क्या है याद रखना है, जैसे पूछेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो देखिए तो ये जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है ये आपको शिमला में, कहाँ है, शिमला में। तो बस इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर पूछा जाए रमन अनुसंधान केंद्र, ये आपको बेंगलुरु में, याद रखिएगा कि रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो आपको बेंगलुरु में। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और बेंगलुरु के बारे में जब भी हम चर्चा करेंगे तो आपको याद रखना है कि बेंगलुरु को हम लोग अंतरिक्ष का क्या कहते हैं, सर कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसे सूचना प्रौद्योगिकी की क्या कहते हैं कि आपको राजधानी कहते हैं। तो रमन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपको इसी बेंगलुरु में क्या है स्थित है। इसरो का मुख्यालय जो है वो आपको बेंगलुरु में स्थित है। तो 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हैदराबाद के बारे में क्या है कि आपको एक चीज याद रखना है। तो देखिए तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो आपको क्या जानते हैं, तो हैदराबाद। और यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय भू भौतिकी क्या है, भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, यह कहाँ है, ये आपको हैदराबाद में, ठीक है ना। अनुसंधान क्या है, अनुसंधान, ठीक है ना, केंद्र कहेंगे तो वह कहाँ है, तो कहिएगा आपको हैदराबाद में। देखिए एनटीपीसी 2016 का जो मेंस हुआ था ना उस मेंस का यह पूछा गया क्या है कि आपको प्रश्न है। तो 18 का सही आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 19 में। क्या कर रहा है 19 में, देखिए इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स क्या है कि आपको इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है यह पुस्तक जो है वो आपको किसके द्वारा लिखी गई है यह आपको बताना है। तो साथियों इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नाम का जो पुस्तक है वो जो लिखा गया है वो आपको किसके द्वारा, मतलब इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स मतलब कि मेरे सपनों का भारत। तो देखिए जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, तो इन्होंने नहीं लिखा है। उसके बाद है महात्मा गांधी, इन्होंने भी नहीं लिखा है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, ये भी नहीं लिखे। एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी नहीं लिखे। तो देखिए सब में हम बोले नहीं लिखे नहीं लिखे, तो आखिरकार आंसर तो इसी में छुपा है, ठीक है ना। तो इसको लिखने वाले जो है ना वो आपको महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था भारतीय राजनीति के पुनर्संरचना पर, उसका नाम है आपको रिकंस्ट्रक्शन, क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको इंडियन क्या है, इंडियन पॉलिटी, यह कौन लिखा है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये कौन लिखे हैं, तो यह आपको जवाहरलाल नेहरू, अहमदनगर जेल में। उसके बाद है आपको
क्या कहते हैं कि विंग्स ऑफ फायर, क्या है विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स, विजन 2020, ये सब जो लिखे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया लिखे हैं। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी पुस्तक है, उसके लेखक का नाम आप जान लीजिए, ठीक है ना। जैसे पूछेंगे कि बताइए इंडिया डिवाइडेड, क्या है इंडिया डिवाइडेड, पहले हम सब पुस्तक का नाम लिख देते हैं। इंडिया डिवाइडेड, क्या है डिवाइडेड, ये पुस्तक कौन लिखे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप एक पुस्तक और भी याद रख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, वो है आपको न्यू इंडिया, क्या है न्यू इंडिया, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना, न्यू इंडिया। उसके बाद है आपको गीता रहस्य, क्या है गीता रहस्य, ठीक है ना। इस सबको आपको याद रखना है, गीता रहस्य। हालांकि गीता रहस्य के बारे में हम आपको कितना बार जो है पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो आपको गीता रहस्य, गीता रहस्य के अलावा एक और याद रख सकते हैं, चौथा अनहैप्पी इंडिया, क्या है अनहैप्पी, क्या है अनहैप्पी इंडिया, कौन लिखा है, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो यहाँ से इस पुस्तक सबका नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर क्या कहेंगे, तो आपको राजेंद्र प्रसाद। देखिए एनालिसिस थोड़ा लॉन्ग करके दे रहे हैं ताकि आपको सभी एग्जाम में यह काम आ सके। चलिए न्यू इंडिया, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम क्या कहेंगे कि आपको महिला, जो कौन थी, एनी बेसेंट। उसके बाद है मेरे भाई गीता रहस्य, ये जो लिखे हैं आपको बाल गंगाधर तिलक, कौन लिखे हैं बाल गंगाधर, जो तिलक है, क्या है तिलक है, वो लिखे हैं, ठीक है ना। गर्मी भी देखिए काफी ज्यादा है, आइए। उसके बाद है अनहैप्पी इंडिया, देखिए गर्मी में भी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आपका दायित्व बनता है कि आप अच्छा से ये सारा चीज पढ़े। अनहैप्पी इंडिया जो है ये कौन लिखे हैं, तो देखिए ये आपको लाला लाजपत राय, कौन लिखे हैं लाला आपको लाजपत राय, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए लाला लाजपत राय साइमन कमीशन में विरोध प्रदर्शन के दौरान इनके सर पे क्या हुआ था कि आपको गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, क्या है याद रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये सारे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं 20 में, क्या करा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करा है कि बेकिंग सोडा के रूप में जो है आपको जो प्रयोग किया जाता है, क्या है प्रयोग किया जाता है, वो किसका किया जाता है, यह आपको क्या करना है कि आपको बताना है। तो साथियों देखिए ये जो बेकिंग सोडा है ये क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। और धोने वाला सोडा कहेंगे वो कौन हो जाएगा, तो वो आपको यानी कि सोडियम कार्बोनेट, मतलब सरफ वाला हो जाएगा कौन, तो आपको सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सारे चीज आपको याद होनी चाहिए। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट है इसका जो आपको क्या है अनुसूत्र क्या होता है, तो देखिए तो इसका अनुसूत्र हो जाएगा NaHCO3, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है, NaHCO3, यह किसका हो जाएगा, तो आपको बेकिंग सोडा का, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका जो अनुसूत्र होगा क्या होगा, तो देखिए तो यह आपको Na2CO3। तो ये कभी कभी ऑप्शन में आपको सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ना देकर ये आपको दिया जाएगा। और सोडियम क्लोराइड जो है ये आपको क्या है, तो देखिए तो ये आपको साधारण नमक है, क्या है साधारण नमक है। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। तो 20 का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएंगे। तो देखिए तो साइंस से क्या है कि आपको क्या याद रखना है कि जैसे किसी चीज का रासायनिक संकेत है तो इस सबको भी आपको देख लेना है कि इसे क्या कहा जाता है। ऐसे प्रश्न सब भी आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 21 में, क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में, क्या है हेडलाइट में किसका उपयोग जो है वो आपको किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके जो है इसका आंसर जो है बता सकते हैं, क्या कह रहा है, तो मोटर कार में, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए मोटर कार के जो हेडलाइट है उसमें जो होता है आपको अवतल दर्पण का क्या होता है कि आपको प्रयोग किया जाता है। लेंस मत मार दीजिएगा, क्या कहेंगे अवतल दर्पण। ये देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं मोटर कार, ठीक है ना, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का और उपयोग जो होता है वो आपको कहाँ होता है, तो जैसे देखिए दाढ़ी बनाने में, किसमें होता है दाढ़ी बनाने में, जैसे पुरुष का जो दाढ़ी बनता है यहाँ देखिएगा तो उसमें आपको जो शीशे होते हैं किसका होता है अवतल दर्पण का। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है और भी चीज, जैसे कि कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं क्या होते हैं डॉक्टर होते हैं, वो भी इसका क्या होता है कि आपको प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आंख, क्या है आंख, ठीक है ना। नाक, क्या है नाक। कान के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, इसका जो उपयोग होता है वो आपको सोलर कुकर में भी होता है। किसमें होता है सोलर कुकर में भी। तो साथियों यहाँ से अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है आपको कहाँ कहाँ किया जाता है, तो क्या कहेंगे, तो आपको कार के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, आँख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा, सोलर कुकर में। तो ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं जिसमें आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको भी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 22 में। चलिए तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आप ही लोग को देना है। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है। तो देखिए, तो गरबा कब खेला जाता है? तो याद रखिएगा, दुर्गा पूजा के समय। तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के समय जो होते हैं वो आपको क्या खेला जाता है? तो देखिए, तो वो आपको झिझिया खेला जाता है। हालांकि झिझिया अब हमारे यहाँ से धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो बिहार का झिझिया और गुजरात का जो गरबा है, क्या है? गरबा है, डंडिया है, ये जो है आपको क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है, मतलब सभी जो एक जैसे ही है। तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। मतलब कि गुजरात के गरबा डांडिया से जो बिहार का कोई आपको क्या है, नृत्य संबंध रखता है बराबरी का, तो वो कौन है? तो आपको झिझिया है। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 23 में। देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार इक्थियोलॉजी, ठीक है ना, आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार जो है आपको इक्थियोलॉजी जो है किससे संबंधित है? बताइए थे। तो वह आपको मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी जो है किससे संबंधित है? देखिए, ये सभी क्वेश्चन बिहार एसएससी के एग्जाम में जो है आपको पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, तो ये जो मतलब इक्थियोलॉजी है वो आपको मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। तो ये जो जेरेंटोलॉजी है ना, वो आपको किसके अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए, तो वृद्धा अवस्था के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इसमें और भी अध्ययन से संबंधित चीजें जिसको आपको देख लेना है, जैसे आपको माइकोलॉजी हो गया। क्या हो गया? माइकोलॉजी। तो देखिए, तो ये जो माइकोलॉजी है ये आपको किसका अध्ययन है? तो आपको कवकों का, इसका याद रखना है, ठीक है ना। पेडोलॉजी जो कि आपको मिट्टी का अध्ययन है। एंथोलॉजी जो कि आपको फूलों का अध्ययन है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको आपको याद रखना है। डेंड्रोलॉजी जो कि आपको वृक्ष झाड़ियों का क्या है कि आपको अध्ययन है। इसके अलावा है आपको न्यूरोलॉजी जो कि आपको तंत्रिका, नाड़ियों, इस सब का अध्ययन है। तो यहाँ से क्या करना है कि आपको जितने भी आपको क्या है कि अध्ययन से संबंधित प्रश्न है उसको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना। और ऐसे प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। अभी बताएं कि ये जो फाइकोलॉजी है, इस फाइकोलॉजी में साथियों क्या होता है कि सवाल का अध्ययन किया जाता है। और इसी में पूछ देंगे माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी में, तो माइकोलॉजी में क्या होता है जानते हैं? तो आपको कवक का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, तो ऐसे प्रश्न आपको काफी ज्यादा जो है पूछा जा रहा है, तो आप इसको बढ़िया से याद रखोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, वो आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से पूछा जा सकता है, ये बताइए कि सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में आते हैं, सेरोलॉजी, ठीक है ना। तो साथियों, सेरोलॉजी में जो होता है ना, वो आपको छिपकलियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? तो आपको छिपकलियों का जो होता है वो आपको अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। फिर आपको पोमोलॉजी, क्या है? पोमोलॉजी। तो देखिए, एक आध को चीज याद रखिएगा। तो पोमोलॉजी में जो है वो आपको फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे चीज हो सकते हैं, ठीक है ना। डेंड्रोलॉजी जिसमें आपको वृक्ष झाड़ियों का क्या होता है कि आपको अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। पेडोलॉजी जिसमें आपको मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। पेडोलॉजी क्या है? लॉजी। इसमें किसका अध्ययन होता है जानते हैं? तो आपको मृदा का अध्ययन होता है। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना भी अध्ययन से संबंधित प्रश्न है सबको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर प्रश्न में। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए। देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, कह रहा है सोडियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। तो देखिए, तो ये जो क्लोरोफिल होते हैं ना साथियों, इस क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम नामक तत्व जो होता है वो आपको पाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम, यह आपको होता है कहाँ? तो यह आपको क्लोरोफिल का जो केंद्र होता है उसी में आपको मैग्नीशियम नामक जो आपको तत्व है वो आपको होता है। यहाँ से इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप इसे ये भी याद रख सकते हैं कि क्लोरोफिल लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है कि आपको अधिक सक्रिय होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि क्लोरोफिल जो है सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में सक्रिय होते हैं? तो क्या कहेंगे? तो आपको लाल रंग के प्रकाश में। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत दिया था? मतलब कि इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नहीं तो राज्य हड़प कहेंगे। क्या कहेंगे? राज्य हड़प। तो इसका जो सिद्धांत दिया था ना वो आपको कौन दिया था जानते हैं? तो वो आपको लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब तक रहा था? तो देखिए 1848 से क्या है, 1848 से 1856 तक क्या था भारत का गवर्नर जनरल था। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो डलहौजी है इससे भारत में क्या होता है कि आपको रेल, क्या है? रेल, ठीक है ना। डाक, क्या है? डाक। और आपको तार का क्या है कि आपको जनक कहा जाता है। दूसरी बात, आप ये भी याद रखिएगा कि राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य था वो आपको कौन था? तो वो आपको सतारा था। क्या है? सतारा था। सतारा को 1848 में क्या हुआ था? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। झांसी का भी याद आपको रखना है। तो झांसी को जो है वो आपको 1800 क्या है कि 53 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में जो था
तो आपको हड़प लिया गया था। तो इस सब बात आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो फिर यहाँ से एक चीज आप याद रखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना, यह आपको बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक था? 1828 से 1835। हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल प्रमोट करके बना दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लॉर्ड कैनिंग, यह जो है आपको 1856 से 1862 तक जो होता है भारत का वायसराय रहता है, और इसी के समय में जो होता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो होता है वो आपको पारित होता है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और गोरखा युद्ध के समय जो भारत का क्या था गवर्नर जनरल, वो आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। चलिए 27 में क्या करा है, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 27 नंबर। आप इसे देखिए, करा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है? मतलब सेबी का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों सेबी का जो मुख्यालय है ना वो आपको कहाँ जानते हैं? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। तो याद रखिएगा सेबी क्या है? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो क्या है तो वो आपको यानी कि मुंबई में। और इसका जो गठन होता है सेबी का वो कब होता है? तो देखिए तो 12 अप्रैल, ठीक है ना, क्या है 12 अप्रैल 1988 को इसका क्या होता है? गठन होता है। देखिए गठन का डेट थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ईयर तो सही है लेकिन मुझे गठन में जो है थोड़ा सा डाउट हो रही है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सेबी को संवैधानिक मान्यता कब मिला था? तो ये आपको 1992 में था। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि सेबी को संवैधानिक मान्यता कब मिला था? तो 1900 कितना में कहेंगे जानते हैं? तो आपको 92 में। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। अहमदाबाद, इसे भारत का बोस्टन, ठीक है ना। इसके अलावा भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है ना। दिल्ली, जिसे क्या हुआ था कि आपको मुगलों के द्वारा जो था वो आपको बसाया गया था। नई दिल्ली जो कि आपको अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था। तो सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 27 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और मुंबई को हम लोग स्टार्टअपों का नगर कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो आपको कहाँ से लिया गया है? तो साथियों कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ना वो आपको ब्रिटेन से लिया गया है। सॉरी, ब्रिटेन कहते हैं कि आपको जापान से। कहां से लिया गया है? जापान से। तो यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? जापान से। और इसी में पूछेंगे क्या जानते हैं कि विधि का शासन। क्या पूछेंगे? विधि का शासन। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विधि का शासन। उसके बाद जो जाएगा क्या जानते हैं? विधि निर्माण की प्रक्रिया। देखिए सब आपको याद रखना है, विधि का शासन, ठीक है ना। विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके अलावे आपको और भी चीज पूछे जा सकते हैं। विधि का समान संरक्षण, तो विधि के समान संरक्षण कहेंगे तो आपको अमेरिका से, लेकिन यह सब जो है आपको ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका से कहेंगे तो विधि के समक्ष संरक्षण क्या है? विधि के समक्ष संरक्षण। तो आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है ए, वो आपको बिल्कुल राइट है। और विधि के संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो आपको यूएसए के संविधान से जो है आपको लिया गया है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे तो आपको प्रस्तावना का जो भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संपत्ति सूची का जो प्रावधान है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। व्यापार वाणिज्य का समागम जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से कहेंगे तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो लिया गया। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपको क्या है? बी। क्या है? बी। वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 29 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। तो देखिए तो 29 नंबर जो प्रश्न है साथियों वो क्या कह रहा है कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? देखिए ऑप्शन कह रहा है खुशवंत सिंह, बी.एस. नैपाल, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ। तो देखिए इन ए फ्री स्टेट के जो लेखक है साथियों वो आपको कौन है जानते हैं? तो आपको बी.एस. नैपाल है। क्या है? बी.एस. नैपाल। और इस पुस्तक के लिए इन्हें 1971 में क्या है कि आपको बुकर पुरस्कार से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। और 2001 में बी.एस. नैपाल को जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है वो आपको क्या मिला था जानते हैं? तो आपको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो ऐसे क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में आते हैं साथियों, तो इसको आपको बढ़िया से क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ से पूछेंगे कि बताओ कि इन्हें फ्री स्टेट कौन लिखा है, तो आपको बता देना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्या है, अगले पुस्तक की ओर। क्या कर रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करते हैं। 30 में देखिए कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो आपको क्या होता है? तो देखिए तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ना वो आपको 98.6 डिग्री क्या होता है कि आपको फ़ारेनहाइट। क्या है? फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। अगर सेल्सियस में पूछेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में जो ताप को नियंत्रित करता है वो आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो आपको नियंत्रित करता है। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से क्या करेंगे? देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपको पूछे जाते हैं। और ये जो देख रहे हैं सेल्सियस, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट, इस समय बदलना जो है आपको आना चाहिए। तो ये सब आप फिजिक्स से में जाकर अच्छे से क्या कर सकते हैं कि चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। तो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आज हमने क्या किया जानते हैं
कि जितने भी आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है बिहार एसएससी का, उसका हम लोग एनालिसिस किया, ठीक है ना। तो अगर आप इस एनालिसिस को बढ़िया से देखते हैं, जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको आप नोट करते चलेंगे, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा जो है आप कर सकते हैं। एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस जो रहेगा बेहतर रहेगा पहले की अपेक्षा। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास में किसी प्रकार की कोई सुधार की अगर आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छे क्लास के साथ, ठीक है ना। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।